डू एज यू आर टोल्ड। अब वो बड़े, हम आंखों में पट्टी बांधी हुई है, हम बंधे हुए वहाँ पे, तो बोलता है कि हमारे सामने खड़े होकर बोलता है कि मेरे कमांडर ने बोला है आप लोगों को गोली मारने के लिए, तो मुझे माफ़ कर देना, मैं बस आदेश मान रहा हूँ अपना। मैं वो कहा था मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन यहाँ पे मेरी मजबूरी है, केवल 2 मिनट लगेंगे, प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करिए आप। जोश, जुनून, एनर्जी इतनी कूट कूट के भरी हुई अभी भी रगों में है। आप समझ सकते हैं आज से तकरीबन इतने साल पहले, जब मैं अर्ली 20s की बात हो रही है, मिड 40s में आ गया अब मैं, इतना भरा था कि जब मैं अपना लेग मारता था जमीन पे स्टैंपिंग के लिए तो चिंगारियां निकलती थी सर। नीचे एक नाला है वहां पे, उसके करीब में अखनूर में एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। वहां पे रोज सुबह को कुछ साधु वहां पे जाते हैं, तो ये वो साधु थे तो हम अलर्ट हो गए। सोचिए अगर गलती से भी हमारे से चूक हो जाती, कितनी बड़ी बात बन जाती भैया, कितनी बड़ी भूल होती, अनपार्डनेबल, अनपार्डनेबल एब्सोल्युटली। मेरी बाहों में मैंने अपने साथियों को जिनका मैंने ट्रेनिंग करी है, हम एक ही थाली में खाए हैं, हमने ऑपरेशंस करे हैं, खेले हैं, उनको मैंने अपने दम तोड़ते हुए देखा है अपनी बाहों में। सीओ साहब, कमांडिंग ऑफिसर, ये एक ऐसा शब्द है टाइगर, कि जब ये आते हैं सीओ साहब तो उनका ऑरा, कैरिज्मा, ऐसा उनकी पर्सनैलिटी होती है, उनके नाम से ही सीओ साहब आ गए। तो जो जवान चित हो गया था ना, वो खड़ा हो गया, बिल्कुल खड़ा हो गया दोनों पाँव में और सैल्यूट मारता है, कहता जय हिंद साहब। ये था जोश, जज्बा, जुनून, लीडरशिप, जो कमांडिंग ऑफिसर ने जो इंथ्यूज किया उस बंदे को खड़े होने में। तो जब एक लीडर लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड शोज यू, अ बॉस सेज आई, अ लीडर सेज वी, अ बॉस सेज गेट देयर ऑन टाइम, अ लीडर सेज लेट्स गेट देयर ahead of time together, a boss knows how it's done, a leader shows how it's to be done. I have no regrets. In fact, if I were to be born again, I would choose to join the army and fight for my country. Whichever organ needs to be taken should be taken and donated. Please donate some money to the orphanage and continue giving ₹50 to Rukhsana every month. And please go and meet Yogi Baba. I hope the sacrifice of these brave men is remembered for generations to come and inspires them. आवाज़ द वॉइस के स्पेशल पॉडकास्ट में हम एपिसोड 2 लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे मोहम्मद अली शाह साहब से, मेजर मोहम्मद अली शाह साहब से। अगर आपने हमारा पहला पॉडकास्ट इनके साथ नहीं देखा है, आप ज़रूर देखिए। मेजर साहब, वही कपड़े, वही टाई एज प्रॉमिस्ड, तो इससे रिलेटेड कहानी जी ज़रूर। डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट पे, मिज़ोरम, नागालैंड की कहानी। जी हाँ, जो एक बड़ा खूबसूरत देश का हिस्सा है, जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, जो कि काफ़ी नेग्लेक्टेड रहा है, जैसा मेरा मानना है। सरकार कोई सी भी हो, ऐसी नॉट पॉलिटिकल थिंग, बट नॉट ओनली सरकार, वी जनरली पीपल डोंट नो अबाउट मच अबाउट नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, अनएक्सप्लोर्ड रहा है वो एक तरीके से, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मैं तो इंसान के बाकी फीचर्स देख के बोल दूँ कि ये इस क्षेत्र से आता है, इस गाँव से आता है, स्टेट ही नहीं, गाँव, ये भाषा बोलता होगा। नाम सुन के बोल दूं आपकी ट्राइब कौन सी है, आप माइते हो या आप कुकी हो या आप नागा हो या आप अपतामी हो या आप जयंत या खासी गारो हो या आप चकमा हो या मिजो हो, आई कैन टेल, आप देव बर्मन हो तो आप त्रिपुरा, आई कैन टेल यू फ्रॉम दैट्स, आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट। इट्स नॉट अबाउट सर्विस कि आपने 1 साल काटा वहाँ पे, 2 टेन्योर करे यहाँ पे, 3 साल काटे, इट्स नॉट अबाउट दैट। आपने, इसलिए मैंने ये असम राइफल्स की टाई पहन रखी है। अच्छा, ये असम राइफल? जी जी। और ये मैंने आपके पहले पॉडकास्ट में भी यही पहना था एक्चुअली, तभी मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था खास, और भाई आप, एक शर्त है, मैं आऊँगा, आप वही कपड़े पहनेंगे, है ना, आई वांट टू वेयर दिस। और अभी हाल ही में मेरे को जो डीजी असम राइफल्स के कॉम्पिटिशन कार्ड से नवाजा गया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो अवार्ड, कॉम्पिटिशन कार्ड मेरे लिए कोई
इन माई आइज इट्स नॉट लेस देन एनी पद्मा अवार्ड। अब टेल यू इसकी दो खास वजह हैं। पहली बात, मेरे को नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से खास लगाव है, तो ये इट्स पर्टेनिंग टू द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। दूसरी वजह ये है कि एज अ वेटरन, एज अ सिविलियन, एज अ एक्स आर्मी ऑफिसर आई गॉट द अवार्ड। फौज में रह के वो अवार्ड मिलना तो बहुत बड़ी बात है, फौज के बाद टू बी रिकग्नाइज्ड एंड देन यू हैव गॉट अ कॉम्बिनेशन कार्ड बाय द डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स, उसकी अलग बड़ी बात है जी। अब आपने मेरे से वीडियो के बारे में पूछा था, वो असम राइफल्स का जो दस्ता कमांड कर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हाँ, मेजर मोहम्मद अली शाह, राइट। तो उसकी भी एक कहानी है और ये कहानी का बैकग्राउंड जाता है सन 1987 से। 1987 में मैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से उसे एक साल पहले मैं आया था दिल्ली। अपने मेरे फादर का तबादला तब अरुणाचल प्रदेश में था, तो मैं अपनी स्कूल की शुरुआत की थी टेंगा वैली से। तो जब अरुणाचल से आए हम दिल्ली, तब मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धोलक वहाँ में पढ़ता था मैं दिल्ली में। तो मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हो गया था, बच्चों की झांकियाँ जाती ना वो 26 जनवरी की परेड करने के लिए वहाँ पे। तो मगर बात ऐसी थी कि 23 जनवरी 1987 को मेरे नाना का इंतकाल हो गया था। तो जाहिर सी बात है हम लोग गए थे अपने होम टाउन, तो मेरी सिस्टर उस परेड में शरीक नहीं हो पाई थी। तो दिल पे अब छोटे बच्चे कितने जख्म होंगे आप समझ सकते हैं, कितनी चोट पहुंची होगी। और हमारा फौजी खानदान है बेसिकली, तो मेरे एक चाचा जान वो भी आर्मर्ड कोर में थे, उन्होंने उसी साल आर्मर्ड कोर का दस्ता कमांड किया था। उन्होंने राष्ट्रपति को सलामी दी थी और कर्नल मीर अहमद शाह था, वो मेजर मीर अहमद शाह थे। और तो उनसे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था। और ब्रिगेडियर जसदेव सिंह साहब की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती जो कमेंट्री करते थे, और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं दिखता था जब मैं सुनता था कमेंट्री, कंधे से कंधा मिला के जा रहे हैं ये, तो मैं सुनता था मैं एक दिन मैं अभी ऐसे ही राजपथ कर्तव्य पथ अभी जो है तब वो राजपथ खिलाता था, मैं राजपथ पे चलूंगा और राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डाल के सलामी दूंगा उनको। मैं ऐसा मेरा सपना रहा था। और ये सपना कैसे कहाँ पे दिमाग में आया मैं नहीं जानता, मगर आ गया बस। अच्छा, फिर जब मैं फौज का सिलेक्शन हुआ मेरा, अच्छा मैं मिलिट्री स्कूल में था, लॉरेंस स्कूल लवडेल, ये मिलिट्री ट्रेडिशन है, इसके बोर्डिंग स्कूल है। फिर मैं कॉलेज में एनसीसी करी, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में एनसीसी करी। फिर जब मैं फौज में आया, बहुत जोर शोर दौड़ खूब जुनून से आया था मैं स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, पहला कमांडो बनने के लिए, कि मरून बेरे पहनूंगा, चिड़िया, बलिदान बैच, कमांडो लिखा होगा, ब्लैक डांगरी में जाएंगे, बड़ा ग्लैमर मेरे को दिखा उस टाइम में। जब अकेडमी में रगड़ा खाया तो मैं समझ गया भैया ये ग्लैमर बस देखने के लिए ग्लैमर है, ऐसा बहुत भूत बनता है यहाँ पे। रियल लाइफ तो डिफरेंट, रियल लाइफ अलग है, दिखने जो दिखावा है वो ग्लैमर उस टाइम का ग्लैमर है, बाकी बैकग्राउंड क्या है इसका। तो ट्रेनिंग के दौरान एक दिन हम लोग दौड़ते हुए जा रहे थे, हेयर कट के बाद फर्स्ट डे। हमारे एडजुटेंट ने बोला कि यू गाइस नो योर हेयर, योर लव योर हेयर। तो हम जब दौड़ के जा रहे थे तो एक कर्नल साहब थे, एक सीनियर साहब थे, वो अपनी बेटी के साथ गुजर रहे थे। तो हमें से किसी कैडेट ने बोला गाइस द ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो पीछे बोला कम जोकर्स, हु डेयर टू कॉल माय डॉटर अ बीस्ट। तो इस तरीके से। मगर जब मैं अकेडमी में गया, वो जख्म 1987 का मेरे ज़हन में था, तो मेरे सारे टेस्ट सुपर एक्सीलेंट में पास थे, मैं फिजिकली फिट था, फिजिकल्स में अच्छा था। मगर डीएसटी ड्रिल स्क्वायर टेस्ट में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया था, सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो गया था, थर्ड अटेम्प्ट में फेल हो गया था। फिर मिड टर्म ब्रेक हुई थी, सारे कैडेट्स घर गए थे, मेरे को अनुमति, इजाज़त, परमिशन नहीं मिली थी घर जाने की। मेरे पास पनिशमेंट्स थे बहुत सारे, एक्स्ट्रा ड्रिल्स दी गई थी मेरे को, रिस्ट्रिक्शन मिले, समर क्लासेस। हाँ, और मैं अकेडमी में ही रुका रहा, सारे बच्चों को, सारे कैडेट्स को देखते हुए कि घर जा रहे हैं। बच्चे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नाउ आई एम इन मिड 40s, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 20s, तो वो तब बच्चे हुए हैं अभी के हिसाब से मेरे लिए। तो फिर अकेडमी खुली, इतना मैं प्रैक्टिस कर चुका था कि फोर्थ अटेम्प्ट में हुआ। फोर्थ अटेम्प्ट में आप लिखिए कमेंट सेक्शन में क्या हुआ था, फेल। फिफ्थ अटेम्प्ट में फेल, और सिक्स्थ और फाइनल अटेम्प्ट होता है उसमें भी फेल। फिर एक मर्सी अटेम्प्ट, धक्का अटेम्प्ट, ग्रेस अटेम्प्ट रखा गया मेरे लिए, तो उसमें भी फेल। घर वालों को पता चलता था कि फेल हो रहा है? नहीं, अब आप नहीं, उन तक खबर नहीं, वी आर अडल्ट्स दैट टाइम, नो वी आर। फिर मेरा मार्चअप हो गया, मेरी पेशी हो गई, हाजिरी हो गई कमांडेंट साहब के पास में, जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, कॉलेज में वाइस चांसलर होते हैं, यूनिवर्सिटी में वैसे।
तो जनरल अवस्थी साहब थे, राजपूत रेजिमेंट के बड़े अच्छे जनरल ऑफिसर थे। मेरे सामने मैं खड़ा हुआ हूँ सावधान में, वो मेरा डोसियर कहते हैं रिपोर्ट कार्ड को फ्रेंच में, फौजी लैंग्वेज में डोसियर कहते हैं तुम बड़ा अच्छा कर रहे हो बेटा, तुम्हारे सारे सुपर एक्सीलेंट में फिजिकल, मगर एक टेस्ट ऐसा है यहाँ पे तुम कंसिस्टेंटली बार बार लगातार मुस्तकिल फेल होते जा रहे हो, क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है, मैं समझना चाहता हूँ। तो मैं उनको बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात ऐसी है जब मैं ट्रेनिंग के लिए आया था मेरे फादर ने मुझे कहा था कि बेटा अकेडमी में अच्छा करना, मेक अस प्राउड, डू वेल इन अकेडमी। मगर एक अहम बात उन्होंने मेरे से कही थी चलने से पहले जो मैं हमेशा याद रखूंगा। उन्होंने कहा था बट ऑलवेज रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप योर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट। तो अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट रख रहा था मैं, फेल होने की जब तो मगर फिर 6 सितंबर आई 2003 पासिंग आउट परेड। उन्हें मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर, आपने सैम बहादुर देखी होगी, महेश्वर साहब का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था बड़ा कमाल का था। तो ह्यूमर एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत आगे ले जाती है दुनिया में, जिंदगी में भी। तो ही लाइक माय सेंस ऑफ ह्यूमर। तो फिर मैंने जो 6 सितंबर की जब पासिंग आउट परेड थी, मेरे को आई वाज अलाउड टू बिकम एन ऑफिसर, गेट कमीशन, मगर मैं अंतिम पग से नहीं गुजरा। मैं पासिंग आउट परेड मेरी हुई नहीं, मैं परेड नहीं करी, मैंने परेड नहीं खेली मैंने। तो मेरा पूरा फौजी खानदान आपको बताया मैंने। तो मेरे फादर सब जनरल साहब थे, वो वर्दी में आए थे, मेरे ब्रदर लॉ नेवी में थे, वो भी अपने वर्दी में आए थे, मेरे चाचा खालू सब फौजी हैं, और जितने भी लोग आए थे वहाँ पे सब वर्दी में आए थे अपने मेडल्स पहन के। और मेरी मदर और भी बहुत इमोशनल थी, वो बाइनोकुलर लेके आई थी परेड देखने के लिए। तो मैंने झूठ बोला उनसे कि मैं मध्य लाइन में मध्य गैरेट होऊंगा। तो मेरी मदर बाइनोकुलर से देखती रह गई, मैं कहीं दिखा नहीं, और मैं छुप गया था। परेड के बाद मैंने बताया कि भाई मेरे को ऐसी बात थी, आई एम लकी कि मेरे को स्टार लग रहे हैं कंधे पे। अच्छा, मगर जिस साल मैं अपनी शॉर्ट सर्विस कमीशन 5 साल की होती है वो कंप्लीट करा था सन 2008 में, मैंने 26 जनवरी 2008 का मार्चिंग दस्ता असम राइफल्स का कमांड किया। और गौर भाई ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी, मेरे दोनों पाँव में, एक पाँव नहीं दोनों पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे। और स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कैसे हो गए, क्योंकि जोश, जुनून, एनर्जी इतनी कूट कूट के भरी हुई अभी भी रगों में है। आप समझ सकते हैं आज से तकरीबन कितने साल पहले, जब मैं अर्ली 20s की बात हो रही है, मिड 40s में आ गया अब मैं, इतना भरा हुआ था कि जब मैं अपना लेग मारता था जमीन पे स्टैंपिंग के लिए तो चिंगारियां निकलती थी, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली चिंगारियां निकलती थी जमीन में से, ड्रिल ग्राउंड में से। और मेरे पाँव की जो हड्डियां थी शिनबोन वो मुड़ गई थी और सूज गई थी और वो टूटने लगी थी, उनमें डेवलप्ड क्रैक्स, उनमें फ्रैक्चर हो गए थे। आप समझ सकते हैं अगर एक बच्चे की उंगली पे फ्रैक्चर आ जाता है, वो बच्चा एग्जाम नहीं देता है, स्कूल नहीं आता है, प्लास्टर में रहता है। मेरे तो दोनों पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे और मैंने अब आई वाज डिस्क्वालीफाइड आफ्टर दैट। मिलिट्री डॉक्टर ने बोला कि भाई आप परेड नहीं करोगे। मैं कहा सर परेड तो मैं करूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक नहीं सकती। नहीं, तो अब मिलिट्री डॉक्टर के पास तो पावर होती है, ही कैन सेंड यू बैक टू नागालैंड। तो मैं मिलिट्री डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं महंगे खर्चा अपना खर्चा किया, सिविल डॉक्टर के पास गया। उसने मैंने एक्सरे लिया, कहता है अरे बाप रे, अब मैंने अब क्या, आप इलाज करिए, ठीक करिए, मेरे को परेड करनी है। नहीं परेड तो आप कर नहीं पाओगे। सर मैं परेड तो मैं करूंगा, ऐसा मौका मैं नहीं गवाने वाला। ये जुनून और जज्बा जो फौजियों में होता है, जब बात फौजी की आती है, देखिए आपके पास सुरक्षा के तमाम बी इट गन, बी इट ग्रेनेड, बी इट और कोई इक्विपमेंट, आप डरते किससे हैं? गुड क्वेश्चन। मैं डरता किससे हूं या एक फौजी किसे डरता है? आपका शायद ये सवाल होगा। हम दुश्मन से डरते हैं, दुश्मन की गोलियों से तो बिल्कुल नहीं, बल्कि दुश्मन डरता है हमारी गोलियों से, ठीक है। अगर फौजी डरता है तो डरता है अपनी बीवी से भी। और एक और बात, बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि फौजी की बीवी 2 रैंक सीनियर होती है अपने हस्बैंड से, बाय द वे। यानी कि अगर एक लेफ्टिनेंट साहब की बीवी है तो वो मेजर साहब हुई, एक कैप्टन साहब की बीवी लेफ्टिनेंट कर्नल हुई, एक मेजर साहब की बीवी फुल कर्नल हुई, एक लेफ्टिनेंट कर्नल की बीवी ब्रिगेडियर हुई। ये कैसे? ये ऐसा हम मानते हैं। एक जनरल साहब भी एक लेफ्टिनेंट साहब की बीवी को ऑफिसर मैच पे मिलेगा, कहीं पे भी मिलेगा, सैल्यूट मारेगा।
दैट्स कर्ट्स, दैट्स चिवलरी। ये हमको, ये लहजा है, ये हमको सिखाया जाता है कैसे लेडीज के प्रति आप वो आदर सम्मान करें, आप चिवलरी, जो आजकल मिसिंग है बहुत लोगों में, सिविलियंस में। मतलब ऐसा आई एम जस्ट सेइंग, सिविलियंस बड़े अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आई एम सेइंग जनरली चिवलरी इज एक्चुअली, लोग यकीन मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, इट्स एक्चुअली मिसिंग। तो मैंने परेड करी 6 सितंबर को, दोनों पाँव में फ्रैक्चर थे, मगर मैंने करी और पेन किलर्स पे करी। मैंने दवाई खाई और ज़हनी ताकत, मेंटल स्ट्रेंथ। बिकॉज इफ यू थिंक यू आर बीटन, यू आर। इफ यू थिंक यू डे नॉट, यू डोंट। इफ यू वुड लाइक टू विन बट थिंक यू कैन नॉट, देयर इज ऑलमोस्ट अ हिंट यू वांट। इफ यू थिंक यू आउट क्लास, you are. You've got to think high to rise. You've got to be sure of yourself before you can ever win the prize. For out in the world we find success begins with a person's will. It's all in the state of mind. Life's battles don't always go to the stronger or faster men. But sooner or later the person who wins is the one who thinks he can. मैंने तो ठान लिया था भैया परेड तो करूंगा मैं। एक कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की, ये हमने स्कूल में सुनी थी। हो जाए फिर। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर ढलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो जब हम राजपथ, जो अब कर्तव्य पथ है, पे चल रहे थे स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद ना, हमने राजपथ जो अब कर्तव्य पथ है वो क्रॉस कर लिया। राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डाल के सलामी दी, ऑडियंस, मीडिया, घर वाले प्रेजेंट थे, घर वाले प्रेजेंट थे, ऑडियंस, रिश्तेदार भी थे मेरे प्रेजेंट थे। तो नाम की अनाउंसमेंट वीडियो में मतलब जोर जोर से सुन रहे, तो उन्होंने भी सुना होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत गर्व हुआ। उस दिन तारीफें हुई फिर। हाँ बहुत फक्र हुई इन सबको, बहुत तारीफें हुई। मगर उस दिन मेरी मंगनी होनी थी, ठीक है, मेरे पाँव में फ्रैक्चर थे, मैंने परेड कर दी जज्बे में। अब आप सुनिए होता क्या है। अब राजपथ से हम इंडिया गेट से लेफ्ट मुड़ गए लाल किले की तरफ। इतना लंबा स्ट्रेच है वो, और कदम मैंने डगमगाए नहीं, अभी भी खट 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 कदम मार रहा हूं मैं, और कोई देख नहीं रहा है हमको। अगर मैं चाहता, इतनी चोटों के बाद, इतनी तकलीफ के बाद, मैं एम्बुलेंस में बैठ के आ सकता था, अपनी जिप्सी में आ जाता था, मैं पैदल आराम से चल सकता था, कोई देख नहीं रहा है। लेकिन कौन देख रहा है? मेरे जवान तो हैं मेरे पीछे, वो देख रहे हैं अपने साहब को, वो अपने साहब को देखेंगे ना, अपने लीडर को, अपने ऑफिसर को, कि भैया साहब में दम नहीं है भाई, सोचेंगे। और एक चीज मैंने फौज में सीखी, वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी इज बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपने प्रति आप ईमानदार हो अपने आप के लिए। जब आप पे कोई नजर नहीं रखा हुआ है, जब आपको कोई देख नहीं रहा है, तो कैमरास थे नहीं, मगर इंटीग्रिटी अपने आप, आई हैड दैट प्राइड इन मी। अब जब हम लाल किले पहुंचे तो मैं कोलैप्स कर गया, लिटरली आई कोलैप्स्ड। आप सोचिए वो कितनी मैंने मेंटल ताकत रख के मैं चला वहां तक, कितना दर्द हो रहा होगा अंदर मेरे को, वहां मैं कोलैप्स हो गया। उस दिन मेरी मंगनी होनी थी, मंगनी उस दिन नहीं हुई मेरी, उसके बाद हुई मंगनी, मगर हुई बाद में। एंड सो पूरी ताकत जो है ना यहाँ पर है। देखिए 5 सवाल है, मैं अक्सर पूछता हूँ लोगों से। एक जंगल में सबसे तेज जानवर कौन सा है? चीता। सबसे लंबा जानवर कौन सा? जिराफ। सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? हाथी। सबसे चतुर चालाक जानवर कौन सा है? लोमड़ी। सबसे खूबसूरत जानवर कौन सा है? खूबसूरती इज ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। कोई कहेगा हिरन, कोई कहेगा पीकॉक, कोई कहेगा टाइगर, है बहुत कम कहेंगे लोग, कहेंगे लायन। बट लायन जंगल का राजा है। क्यों? इसलिए है क्योंकि वो महसूस करता है कि वो राजा है यहाँ का, वो डरता नहीं किसी से, वो कभी हार नहीं मानता है, वो हंट करता है। और पता है 75% लॉ ऑफ वेस्टेड रिटर्न्स, 75% उसका शिकार उसके हाथ से निकल जाता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता है। और जो शिकार मिलता है वो 25% ऑफ द ट्राइज है। हम लोग कई बार जिंदगी में हार मान जाते हैं, और यही चीज हमको ऑपरेशन में भी साथ देती है। ऑपरेशन में जब हम जाते हैं ना, इतनी जान हथेली पे रखे, और मेरे पीछे जो साथी है ना, उनको मालूम है कि भैया आगे खतरा है, लेकिन हमारे ऑफिसर साहब जा रहे हैं, तो उसी से वो हमको फॉलो करते हैं। फॉलो मी। मेजर साहब, आप में आज भी वही जज्बा है। आपको मतलब वो कोई चीज़ जो आपको लगा कि ये मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन आप कर नहीं पाए, ऐसी कोई चीज़ है?
फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट लिव इन रिग्रेट्स. मैं कभी पछतावा नहीं करता किसी भी चीज़ का. मैंने ज़िंदगी में देखिए 1998 में मैंने स्टार्ट किया था. मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में कॉलेज के टाइम पे एक वेटर था मैं. 1998 में 25 साल पहले की बात. 25 साल वेटर. ठीक है. तो वहाँ से मेरा पॉकेट मनी आया करता था वहाँ से. फिर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी. फिर वहाँ से फिर मैं मिस्टर पूना मिला, मेरे को खिताब मिला मेरे को. और फिर वहाँ से फिर मैंने दिल्ली में आया. जनपैक्ट कॉल सेंटर है वहाँ पे 1 साल काम किया जनपैक्ट में. रात नाइट शिफ्ट्स, ऑल ग्रेवयार्ड शिफ्ट इट्स कॉल्ड. रात भर काम करता था मैं. तकरीबन 1 साल काम किया. फिर मैं अकेडमी में गया. अब यार रात की शिफ्ट उसके बाद अकेडमी. आप सोचिए जहाँ पे रात को हम सोते थे, यहाँ पर रात को हम जागते थे, यहाँ पे हम सोते हैं. रात को दिन में हम सोते थे कॉल सेंटर में. यहाँ पे दिन में ट्रेनिंग और कठिन ट्रेनिंग, मुश्किल ट्रेनिंग. आपको सख्त बता देती है ऐसी ट्रेनिंग. मुश्किलें मतलब कॉल सेंटर में और वेटर जब आप थे तब गिव अप करने का नहीं सोचा आईडी, जो भी आपके ड्रीम्स वगैरह थे? जो देखिए विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन. जो हार जाते हैं ना. ये मोटिवेट किस चीज़ से रहते थे आप? मोटिवेटेड दरअसल मैंने ना अपनी जिंदगी में फेलियर्स बहुत देखे हैं भैया. मैं बहुत बार गिरा हूँ, बहुत बार. मगर जरूरी ये बात नहीं है. जरूरी ये बात है जितने बार मैं गिरा हूँ उतना ही तेज, उतनी ही ताकत से मैं ऊपर खड़ा हुआ हूँ हमेशा. और आप यकीन, यू लाफ इफ आई टेल यू, मेरे को स्कूल में कॉलेज में मैं फेल हो गया था एक सब्जेक्ट में. मेरे को 80 KT आया था. और कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ था मैं अंग्रेजी में फेल हुआ था. ठीक है ना. और कितने नंबर आए थे मेरे को आप यकीन नहीं मानेंगे. आप लोगों को लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ. मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको अपनी मार्कशीट प्रूव करने के लिए. या तो जिसको डाउट हो वो देख ले, चेक कर ले. 1999 में पूरा यूनिवर्सिटी फर्ग्यूसन कॉलेज में मोहम्मद अली शाह का नाम का अंग्रेजी में फेल हुआ था. मेरे को 100 में से 1 नंबर आया था भैया. और मैंने अटेम्प्ट पूरे 100 मार्क्स किए थे. और मैंने अच्छा किया था पेपर. पता नहीं कैसे हुआ, पता नहीं, मैं नहीं जानता. फिर मैंने रिवैल्यूएशन के लिए दिया. उसमें आया नो चेंज. आपको 100 में से 1 नंबर ही मिला है. और आप डांट पड़ी घर में? हाँ वो तो बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है. और आप बोलेंगे गौर भाई, मैं बचपन में हकलाया करता था, तुतलाया करता था, अटक अटक के बातें करता था. मेरी बहुत पतली सी आवाज थी. मेरे से कोई दोस्ती करना नहीं चाहता था. और मैं एक बहुत सेल्फ डाउट में बड़ा हुआ हूँ मैं, कि हमेशा अपने आप को मैंने कम समझा है बाकियों से बचपन में. और क्यों कोई मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहता, कोई क्यों मेरे को कभी. और मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो इसलिए मेरे को अलाउड नहीं था कि एक्स्ट्रा करिकुलम में मैं पार्ट लूँ, ये करूँ वो करूँ. एक दिन मैं गया स्कूल में, और जब मैं स्कूल में गया तो मैं अपनी लाइनें भूल गया भैया स्टेज पे. और आज तो बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें बोलता हूँ मैं. बल्कि आपने वो सुनी है फैज अहमद फैज साहब की, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग. हाय हाय. सुनेंगे? प्लीज हो जाए. पोइट्री से बड़ा मोहब्बत है. हाँ, पोइट्री से बड़ी मोहब्बत है मेरी. मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगोह हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, अनगिनत सदियों की तारीख, बहिमाना तलिस्म रेशमो अतलसों कम ख्वाब में बुनाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए जिस्म, निकलते हुए अमराज के तरूनों से, पी बहती हुई गलते हुए नसूरों से लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अब भी दिल का शतरा हुस्न, मगर क्या कीजिए और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग. ये फैज़ अहमद, ये लेफ्टिनेंट कर्नल फैज़ अहमद फैज़ साहब जो गढ़वाल राइफल्स में थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में. पार्टीशन के बाद फिर ये पाकिस्तान गए और फिर वहाँ पे इनको जेल में बंद कर दिया गया था. और फिर ये यूगोस्लाविया गए, इनका इंतकाल हो गया था बाद में. तो वो भी फौजी थे बेसिकली. फौज में रह के पोइट्री से मोहब्बत, फौज में रह के बॉलीवुड में एंट्री, फौज में रह के फौज से पहले क्या कुछ स्ट्रगल सर ने देखे. मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो
छोटी सी क्या उन पे मुसीबत आ जाती है, छोटी सी क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है, दे गिव अप। और बहुत सारे लोगों के लिए सर आप इंस्पिरेशन भी हैं, और ये प्रोग्राम सुन के डेफिनेटली आपको डीएमएस आ जाएंगे कि हमें भी टिप्स दे दो। और कोई ऐसा एनकाउंटर, कोई ऐसा ऑपरेशन जिसका आप जिक्र करना भूल गए, जो मतलब जहाँ लगा कि नहीं यहाँ से बच के निकलना मुश्किल है? देखिए बात ऐसी थी कि ऐसे तो कई हुए हैं, वैसे कई हुए हैं। मैं आपको पिछले एपिसोड में ऑपरेशन का बताया था आपको। एक बार मैं जम्मू कश्मीर में सन 2003 की बात है, ये 20-21 साल पुरानी बात। तो हमको, मैं एक रोड ओपनिंग करते हैं हम सुबह सुबह 5 बजे, हम तक कॉन्वॉय गुजर सके। तो हम लोग जा रहे थे साढ़े नहीं, और मैं चौकन्ना रहता हूँ हमेशा। आई डोंट कीप माई गार्ड डाउन। मैं हमेशा अपने चेम्बर में राउंड गन के अंदर, राइफल कॉक्ड, रेडी पोजीशन में, और कलमे वाली उंगली बिल्कुल ट्रिगर गार्ड के बाहर, कि अगर चलाने का मौका मिलेगा तो खट से उंगली में डाल के फायर करूंगा मैं। तो बिल्कुल, और मैं बिल्कुल अलर्ट, ऑलवेज, ऑल द टाइम। तो हम जा रहे थे और देखा एक तार हमारे सामने पड़ा हुआ था। तो उदय जो था हमारा जीप का ड्राइवर, तो मैंने उदय को बोला, उदय थम थम, रुको 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 रुको। क्या हो गया साहब? मैं रुको रुको रुको, तार तार तार। तो अनुमान तौर पे लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं है, जाए। कुछ चंद एक चीजें हैं जो मैंने फौज में टैक्टिक्स में सीखी। जिस रास्ते से आप जाते हो उस रास्ते से वापस मत आओ। एक सेट पैटर्न फॉलो मत करो कि अगर सुबह 5 बजे मैं इस पेड़ के नीचे, चूल्हे के नीचे, जंगल में चाय बनाऊंगा रोज सुबह, एक दिन वहीं पे ही उग्रवादी आएगा, उसी पतीली के नीचे बम लग जाएगा। तो एक पैटर्न मत फॉलो करो। तीसरी बात, जब मैं पेट्रोलिंग करता था एज अ लेफ्टिनेंट ऑफिसर, मैं अपने स्टार निकाल दिया करता था, क्योंकि मैं आइडेंटिफाई ना हूं। नहीं तो फिर दूर से ही आप पे स्नाइपर आएगा, फायर आएगा। कश्मीर में बैठ के आप तो मतलब अगर आप नॉर्मल कपड़े डाल के जाते तो कोई ऐसे मुझे लगता है रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, बिकॉज यू लुक लाइक सेम एज कश्मीरी। बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि आप कश्मीर से हो। तो ये सब कुछ चंद एक चीज मैं सीखी। तो हम लोग जा रहे थे, तो मैं तार देखा, तो मैं रुका वहां पे। तो हमने ये फिर तार पे BDS टीम, बॉम्ब डिस्पोजल टीम आई। कैस्पर व्हीकल होती है जो बॉम्ब डिस्पोजल व्हीकल होती है, स्नाइपर डॉग के साथ तार पर हटाया, हम चले गए। फिर एक पैटर्न बन गया, फिर वो तार फिर देखा। तो यानी कि ये उग्रवादी जो होते हैं, ये आपके मूवमेंट को पहले ऑब्जर्व करते हैं, पहले आपका पैटर्न फॉलो कर, स्टडी करते हैं, फिर आप पे घातक अटैक करते हैं। तो अगर मैं उस दिन चौकस नहीं था तो हो सकता है उसमें आईडी होता या नहीं होता, मालूम नहीं है, मगर वो आईडी हम बच गए उस दिन। ऐसे करके फिर वैसे ही उसी दिन हमें एक इंटरसेप्ट मिला। इंटरसेप्ट में आ रहा था, जनाब वहां पे बहुत कांटे बिछे हुए हैं, सावधानी से आएगा। तो ऐसा सुना हमने, जनाब बहुत से कांटे बिछे हुए हैं, जैसे कोड लैंग्वेज में बात करते हैं ना, कोड लैंग्वेज में बात हो रही थी। हमको इंटरसेप्ट मिल गया, तो मैंने रिपोर्ट कर दिया अपने टाइगर को, अपने कमांडिंग ऑफिसर को, ऐसा इंटरसेप्ट मिला है। अब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या, तो मिलिटेंट होगा या तो JNK की पुलिस होगी, वो भी जनाब करके ऐसी तरह की बातें करते हैं, कोड में बात करते हैं। तो उस दिन रात को हमने एम्बुश लगाया। हमने घातक जंगल के बीच में हम लोग बैठे, बारिश हो रही थी। डूंगर सिंह साहब राजस्थान के चोरू झुंझुनू सिक्कर साइड के थे, हमारे साथ बैठे वहाँ पे। हमें खूब बैठ के हम लोग सन्नाटे में बैठे थे, सांप बिच्छू भी थे वहाँ पे। हमने अचानक से देखा एक टॉर्च आ रही है हमारी तरफ, एक लाइट आ रही है दूर। खामोश, रेडी हो गए सब लोग कि भाई अब टॉर्च आएगी तो हम लोग फायर करेंगे शायद। तो हम रेडी हो गए, मगर वो टॉर्च आई, हम रेडी हुए, हमने नाइट विजन बाइनोकुलर थे मेरे पास। तो हमने देखा कि दाढ़ी वाड़ी भी थी और जो विंटर क्लोथिंग होती है ना वैसे। तो हमने कहा भाई यार, तो मगर आप सुनिए क्या हुआ। जिस नाले के ऊपर हम बैठे हुए थे, वहाँ पे नीचे एक नाला है, वहाँ पे उसके करीब में अखनूर में एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। वहाँ पे रोज सुबह को कुछ साधु वहाँ पे जाते हैं। तो ये वो साधु थे एक्चुअली। तो हम अलर्ट हो गए। सोचिए अगर गलती से भी हमारे से चूक हो जाती, कितनी बड़ी बात बन जाती भैया, इतनी बड़ी भूल होती, अनपार्डनेबल एब्सोल्युटली। तो हमने ऐसे करके कई ऐसे मौके हुए हैं जहां पे चूक होते होते रुकी है। मगर एक बात जरूर है, हमने गुडविल पे बहुत ध्यान दिया कि गुडविल मैं जनरेट करूंगा।
मैं मार काट में विश्वास नहीं रखता हूँ वाकई में, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई थिंक इट्स बैड। एक फौजी हूँ, You prefer peace over everything. I prefer peace. I'm a soldier for peace, यार। I believe in winning hearts and mind. I believe in winning people over. एक होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम, स्टॉकहोम में पैटी हर्स्ट थी, एक अमेरिकन बिलियनर की डॉटर, वो किडनैप हो गई थी। अगले दिन उसने उन्हीं किडनैपर का साथ दिया एक बैंक रॉबरी करने के लिए। सब लोगों ने बोला भाई ये तो किडनैप हो गई थी, ये इनके साथ क्यों दे रही है? तो मैं ऐसा, मेरा मानना है कि देखो, छेड़ो फालतू में ना, नजायज अपनी पावर का इस्तेमाल मत करो, लेकिन अगर किसी ने हमको छेड़ा है ना तो भैया उसको मैं बख्शता नहीं फिर। उसको छोड़ो भी मत। हम छोड़ते नहीं उसको। तो ऐसे हादसे तो बहुत हुए हैं, बहुत एक्साइटिंग थ्रिलिंग हमारा एक्सपीरियंस रह चुका है। और आई वाज वेरी लकी, जो तजुर्बे मैंने जो सीख ले, मैंने जम्मू कश्मीर में देखी, फिर मैंने मणिपुर, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में देखी। वो तजुर्बे आप कहीं पे भी आप करोड़ों खर्च कर लिए, आपको तजुर्बे नहीं देखने को मिलेंगे भैया, आपको जीने को नहीं मिलेंगे तजुर्बे। उसके बाद फौज के बाद मैं चला गया IIM कैलकाटा में, तो वहाँ से मैन मैनेजमेंट। जब मैं यंग लेफ्टिनेंट था ना, तो मैंने बहुत वक्त गुजारा है अपने जवानों की लाइन में, उनके लंगर में। ऑफिसर मैस से ज़्यादा वक्त गुजारा है मैंने अपने जवानों के साथ। तो जितने भी मेरे अंडर कमांड थे, उनको ही नहीं, जो मेरे अंडर कमांड नहीं भी थे, उनको बाय नेम जाना करता था मैं, बाय नेम, बाय फर्स्ट नेम एंड सरनेम। कौन से गाँव से हैं, घर में कितने लोग हैं, कौन है, इनके बच्चों के नाम क्या हैं, कौन सी कक्षा में है, कौन सी क्लास टीचर है, कितने अंक पिछले बार आए, कब छुट्टी आखिरी काटी इस बंदे ने, वो सब मेरे को ज़बानी मालूम था। मेरे को रात के 2-2:30 बजे भी हैंडस्टैंड करने को बोलो और पूछो अपनी कंपनी, अपनी बैटरी बोलते हैं उसको आर्टिलरी में, के बारे में मैं बता दूंगा आपको। कोई ऐसा साथी जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिसको आप बहुत मिस कर रहे हैं? जी हाँ, इसमें ये बहुत दुखद बात है। देखिए मैं आपको बताऊँ और भाई, सबसे मुश्किल काम मैंने फौज में क्या करा है, जंगलों में पेट्रोलिंग करी वो नहीं, दुश्मन की फायरिंग देखी वो नहीं। सबसे मुश्किल काम मैंने ये किया है, जब मैं किसी के घर पे फ़ोन करता था और मैं बोलता था कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता, आपका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बहुत मुश्किल काम है। आप सोचिए, जब मैं इतला करता था एज एजुडेंट। अच्छा, आपको इतला करना होता है? हाँ, तो उस पर फोन पे जो चीख पुकार, जो कोई तो इन्फॉर्म करेगा ना भैया, इन्फॉर्मेशन तो जाएगी। कहां तक झूठ बोलोगे, कब तक कि अरे बहुत सीरियस है, आ जाओ। अनुमान तौर पे कुछ होता है, घटना घटती है, हम घर वालों को फोन करते हैं, बोलते हैं अरे कुछ हो गया है, बड़ा सीरियस है, अस्पताल में आ जाओ। हम ये नहीं डिक्लेयर करते कि वो ही इज डेड, राइट, बट अल्टीमेटली हैव टू टेल। और ये बहुत दुख की बात थी। तो जी हाँ, मेरी बाहों में मैंने अपने साथियों को, जिनका मैंने ट्रेनिंग करी है, हम एक ही थाली में खाए हैं, हमने ऑपरेशंस करे हैं, खेले हैं, उनको मैंने अपने दम तोड़ते हुए देखा है अपनी बाहों में, ठीक है ना। तो मुझे मालूम है इसका दुख, इसके लिए दैट्स व्हाई आई एम अ सोल्जर फॉर पीस। और मैं एक वाक्य आपको बताऊंगा और यहाँ पे मैं खत्म करूंगा। लीडरशिप का वाक्य है। एक जवान था जिसको हमारे बाजू के पोस्ट में एक दुश्मन की गोली लग गई थी, वो चित हो गया था बिल्कुल। एक गोली नहीं, कई गोली लगी थी उसको। फिर सीओ साहब, कमांडिंग ऑफिसर वहां पर आए देखने के लिए, क्योंकि पोस्ट जो है आप गाड़ी छोड़ के आपको चढ़नी पड़ती है, काफ़ी लंबा चढ़ाई होती है ऑन फुट। जब वो गए तो वर्ड वेंट अराउंड कि यार सीओ साहब आ गए, सीओ साहब आ गए, सीओ साहब आ गए। सीओ साहब, कमांडिंग ऑफिसर, ये क्या ऐसा शब्द है टाइगर, कि जब ये आते हैं सीओ साहब तो उनका ऑरा, कैरिज्मा, ऐसा उनकी पर्सनैलिटी होती है, उनके नाम से ही सीओ साहब आ गए। तो जो जवान चित हो गया था ना, वो खड़ा हो गया, बिल्कुल खड़ा हो गया दोनों पाँव में और सैल्यूट मारता है, कहता जय हिंद साहब। ये था जोश, जज्बा, जुनून, लीडरशिप, जो कमांडिंग ऑफिसर ने जो इंथ्यूज किया उस बंदे को खड़े होने में। तो जब एक लीडर लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड शोज यू, अ बॉस सेज आई, अ लीडर सेज वी, अ बॉस सेज गेट देयर ऑन टाइम, अ लीडर सेज लेट्स गेट देयर अहेड ऑफ टाइम टुगेदर, अ बॉस नोज हाउ इट्स डन, अ लीडर शोज हाउ इट्स टू बी डन, अ बॉस लेट्स हिज पीपल नो वेयर ही स्टैंड्स, अ लीडर लेट्स हिज पीपल नो वेयर दे ऑल स्टैंड टुगेदर, अ बॉस टेक्स द क्रेडिट, a leader gives it away. So who are you? A leader or a boss? Be a leader. और मैं ये समाप्त करूंगा बोल के, मेरे एक सीनियर थे कैप्टन कैंगरूजे, महावीर चक्र से नवाजा गया था इनको कारगिल में 25 साल पहले। जब इन्होंने एक पीक कैप्चर किया ना, वो शहीद हो गए थे, वो ही वाज किल्ड इन एक्शन। जब उन्होंने वो पीक कैप्चर किया और बोला ये जीत आपकी है नींबू साहब, ये हिल आपका है, आज से ये हिल नीमो हिल कहलाएगा। तो कारगिल अगर आप में से कोई भी जाए
तो वहाँ पे एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर मिलेगा नीमो हिल। तो ये कहानी है उस नीमो हिल की। और इससे मेरे को एक और चीज़ याद आती है कि मेरे एक सीनियर थे कैप्टन विजयन थापड़, उनको वीर चक्र से नवाजा गया था कारगिल के युद्ध में। इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी लगाई थी जी। और उन्होंने एक खत लिखा था अपने घर पे, फाइनल असॉल्ट, फाइनल अटैक जब दुश्मन पे करते थे उससे पहले उन्होंने खत में क्या लिखा था ये सुनिए आप, उनके इमोशन, भावनाएं समझिए आप। यंग थे बिल्कुल, 22 साल के। माई लविंग पापा, मम्मी, ग्रैनी एंड बर्डी, by the time you get this letter, I would be observing you all from the skies, enjoying the hospitality of Apsaras. अप्सराज में ऑफिसर्स। Apsara, Hoor. ओह। By the time you get this letter, I would be observing you all from the skies, enjoying the hospitality of Apsaras. I have no regrets. In fact, if I were to be born again, I would choose to join the army and fight for my country. Whichever organ needs to be taken should be taken and donated. Please donate some money to the orphanage and continue giving rupees 50 to Ruxana every month. And please go and meet Yogi Baba. I hope the sacrifice of these brave men is remembered for generations to come and inspires them. I hope a picture of mine is kept in the Alpha Company Mandir next to Karni Mata. Papa, you must be proud. Mama, so must you. Mama ji, please forgive me for anything wrong that I may have done. And Mama, please go and meet. The name is withheld. I really loved her. Anyhow, it's about time I go and join my clan of Dirty Dozen. My assault party has 12 chaps. Live life king size. Yours, Robin. जय हिंद। And he goes on the final assault. दुश्मन को मारते हैं भगा भगा के, लेकिन वो शहीद हो जाते हैं। Lose life in that. जान की परवाह ना करके, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेल कर हमारे बहादुर जाबाज फौजों ने हमारे मुल्क की हिफाजत करी। आइए उनको सलाम करते हैं। जय हिंद। इस पॉडकास्ट में मिक्सचर ऑफ इमोशंस था, स्ट्रेंग, और किस तरह से एक सिपाही बहादुर होता है और किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मेजर मोहम्मद अली शाह एक इंस्पिरेशन है यूथ के लिए, सिपाहियों के लिए। आपको भी हमारी तरफ से शुक्रिया मोहम्मद उमर भाई, बड़ा मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू।